देखो, कहानी शुरू होती है 1934 से। बेसिकली ये जो आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इसकी बात सबसे पहली बार की एम.एन. रॉय ने 1934 में। एम.एन. रॉय इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। अगले ही साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) ने पहली बार ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की डिमांड की। इससे पिछले वाले सेशन में अपन ने पढ़ा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने से पहले एक वाइट पेपर इशू किया गया था। इस वाइट पेपर को रिजेक्ट करने के लिए कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और इस रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ पे ये डिक्लेयर किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, इसको इलेक्ट किया जाएगा अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। फाइनली 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई अगस्त ऑफर, और इस अगस्त ऑफर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। 1942 में आया क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल बेसिकली ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा गया और ये आए ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के साथ। उस टाइम पे चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। प्रपोजल था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से फ्रेम किया जाएगा, लेकिन इस क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया? बिकॉज मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी पार्टीशन, और मुस्लिम लीग चाहती थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाई जाए। फाइनली 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 3 मेंबर्स थे इसमें, और इन्होंने तैयार किया कैबिनेट मिशन प्लान। इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर इस पार्टीशन की डिमांड को तो रिजेक्ट कर दिया गया, बट मोर और लेस स्कीम कुछ ऐसी थी कि मुस्लिम लीग तैयार हो गई, अग्री हो गई, और फाइनली इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है। आगे की कहानी देखो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ या इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 389 थी, और इन 389 सीट्स में से 296 सीट्स अलॉट की गई ब्रिटिश इंडिया को। ब्रिटिश इंडिया को दे दी गई 296 सीट्स, और 93 सीट्स दे दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। 93 सीट्स वर अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स। बेसिकली जो टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थी उनको बोलते थे ब्रिटिश इंडिया, और प्रिंसली स्टेट्स तो वही राजाशाही। प्रिंसली स्टेट्स पे इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था ब्रिटिशर्स का। अच्छा, ये जो 296 सीट्स हैं, इसमें से 292 सीट्स अलॉट की गई गवर्नर्स प्रोविंसेस को। गवर्नर्स प्रोविंसेस को, और उस टाइम पे 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस हुआ करती थी, और बची हुई 4 सीट्स अलॉट की गई चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को उस टाइम पे 4 ही चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस हुआ करती थी। अच्छा, ये जो टोटल 389 सीट्स हैं, दोनों ही ब्रिटिश इंडिया में और प्रिंसली स्टेट्स में, इनको डिवाइड किया गया इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन। इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन। बेसिकली लगभग 10 लाख लोगों पे एक सीट, 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट किया गया एक सीट से। अच्छा, ये जो 93 सीट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स की, ये रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट किए जाने थे। प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स नॉमिनेट करने वाले थे
इन 93 सीट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को, बेसिकली नॉमिनेशन होने वाला था। और इन 296 सीट्स पे ब्रिटिश इंडिया में होना था इलेक्शन। एक और चीज कि ब्रिटिश इंडिया की सीट्स को 3 कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया गया, 3 कम्युनिटीज में। कौन सी 3 कम्युनिटीज? मुस्लिम, सिख और बाकी सबको डाल दिया गया जनरल कम्युनिटी में। और ये जो इलेक्शन है ये होने वाला था इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे? उस टाइम पे होती थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बेसिकली आज जैसे स्टेट असेंबलीज होती हैं वैसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स वोट करने वाले थे और वोट करके इलेक्ट करने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। बेसिकली जनता डायरेक्टली वोट नहीं करने वाली थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। एक और चीज, ये इलेक्शंस होने वाले थे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में अपन बहुत डिटेल में बात करेंगे जब अपन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वहां बेहद इंपॉर्टेंट है ये, तो वहां समझेंगे अपन इसको। फिलहाल के लिए इलेक्शन इनडायरेक्ट होने वाले थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स इलेक्ट करने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी। इट वॉज अ पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया की 296 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में। और इन 296 सीट्स में से 208 सीट्स जीती कांग्रेस ने, 73 सीट्स जीती मुस्लिम लीग ने और 15 सीट्स जीती इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने। अच्छा, एक चीज और, 93 सीट्स जो कि प्रिंसली स्टेट्स को अलोकेट की गई थी, प्रिंसली स्टेट्स ने डिसाइड किया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे, दे डिसाइडेड टू स्टे अवे, तो ये सीट्स तो खाली रह जाएंगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई दिसंबर 9, 1946 को, और इस पहली मीटिंग को सिर्फ 211 मेंबर्स ने अटेंड किया। हुआ ये कि मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट करने का, और इन्होंने वापस से डिमांड की पाकिस्तान फॉर्म करने की। तो मुस्लिम लीग निकल गई, 93 सीट से प्रिंसली स्टेट्स वाली पहले ही निकल गई हैं, तो सिर्फ 211 मेंबर्स आए। अच्छा, पहली मीटिंग में हुआ ये कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट की तरह से इलेक्ट किया गया। बेसिकली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर हुआ करते थे, तो इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट की तरह से इलेक्ट किया गया। टेम्परेरी प्रेसिडेंट का सिर्फ इतना सा काम होता है कि परमानेंट प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करवा दे और परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाए, उसके बाद ये इनका काम खत्म। फ्रांस में प्रैक्टिस चलती है, वही अपन ने फॉलो करी। इलेक्शंस हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president of the Constituent Assembly। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। इसके अलावा 2 वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किए गए। एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी।
ये कहानी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब फटाफट से लैंग्वेज देखते हैं, देखो जल्दी से देखेंगे। It was in 1934 that the idea of a constituent assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy. M.N. Roy ने पहली बार 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सामने रखा। M.N. रॉय पाइनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के इन इंडिया। In 1935, the Indian National Congress (INC) for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the Constitution of India. 1935 में कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of INC, declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज और कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा इसमें। द डिमांड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है, द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अगस्त ऑफर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि कैबिनेट के मेंबर थे केम टू इंडिया आए विद ए ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ में। और इस ड्राफ्ट प्रपोजल में क्या कहा गया? फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से फ्रेम किया जाएगा। द क्रिप्स प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? बिकॉज इट वॉन्टेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इंटू 2 ऑटोनोमस स्टेट्स विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। फाइनली आया कैबिनेट मिशन 1946 में। 3 मेंबर्स थे इसमें, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। और ये लोग इंडिया आए ऑन मार्च 24, 1946 और इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान पब्लिश किया ऑन May 16, 1946 एंड दिस कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। पार्टीशन की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इट पुट फोर्थ अ स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। हालांकि मुस्लिम लीग इस प्रपोजल से अग्रीमेंट में थी। अच्छा, इसी कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई इन नवंबर 1946। इसके बाद अपन ने पढ़ाई है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ थी 389 मेंबर्स और इस 389 मेंबर्स में से 296 सीट्स वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया। 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को दे दी गई एंड 93 सीट्स वर अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स। और इस 296 सीट्स में से 292 मेंबर्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम 11 गवर्नर्स प्रोविंस। गवर्नर्स की प्रोविंस से लिए जाने थे 292 मेंबर्स और 4 लिए जाने थे फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस जो कि होती थी 4। अच्छा, प्रोविंसेस में भी और प्रिंसली स्टेट्स में भी सीट्स को डिवाइड किया गया इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। रफली 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, कि 1 मिलियन के लिए 1 सीट अलॉट की गई थी। और ब्रिटिश प्रोविंसेस में सीट्स को 3 कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया गया। सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। कौन सी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज? मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। जनरल में मुस्लिम और सिख्स के अलावा सब। इसके बाद ये बात है इनडायरेक्ट इलेक्शंस वाली, कि जो इलेक्शंस होने थे ये कैसे होने थे? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर इलेक्ट करने वाले थे ब्रिटिश इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। और ये कैसे होने वाला था? वोटिंग वॉज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और प्रिंसली स्टेट्स में क्या होने वाला था? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स।
तो बेसिकली अपन ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। अच्छा, इलेक्शंस हुए 296 सीट्स पे, कौन से महीने में, कौन से ईयर में, जुलाई अगस्त 1946 में। और इस 296 सीट्स में से कांग्रेस वन 208 सीट्स, मुस्लिम लीग वन 73 सीट्स एंड इंडिपेंडेंट गॉट 15 सीट्स। प्रिंसली स्टेट्स की जो 93 सीट्स हैं ये खाली रही, दे वर नॉट फिल्ड बिकॉज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये अपन ने पढ़ाई है, आगे देखो। हालांकि ये ट्रू है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, लोगों ने डायरेक्टली वोट नहीं किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर सेक्ट के, हर समुदाय के लोग थे, सबको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिली। हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी, पारसीज भी, एंग्लो इंडियंस भी, इंडियन क्रिश्चियंस, एससीज, एसटीज, विमेन, हर कोई सेक्ट को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिली। और उस टाइम की जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज थी सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थी, सिवाय एक के, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके अलावा जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज थी सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थी। आगे देखते हैं, पहली मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? December 9, 1946. The Constituent Assembly held its first meeting on December 9, 1946. मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया और उन्होंने डिमांड की पाकिस्तान की। तो द मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग वॉज अटेंडेड ओनली बाय 211 मेंबर्स। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर, वॉज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और दो वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए गए, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। ये सब अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। दिसंबर 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बात की गई कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फिलॉसफी क्या होगी, उसके फंडामेंटल्स क्या होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स बहुत हैविली इन्फ्लुएंस्ड हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, और इस रेजोल्यूशन को यूनैनिमसली अडॉप्ट कर लिया गया, बिना किसी विरोध के अडॉप्ट कर लिया गया ऑन जनवरी 22, 1947। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। प्रियम्बल इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कब रखा गया असेंबली के सामने? दिसंबर 13, 1946 को। अडॉप्ट किया गया जनवरी 22, 1947 को। इसके बाद आता है चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आई 1947 में और पाकिस्तान बन गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वो वैसे रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि अब कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है तो नंबर ऑफ सीट्स भी घटेंगी। जो प्रिंसली स्टेट्स अब तक पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, अब उनको पता चल गया कि अब या तो इंडिया का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान का बनना है या इंडिपेंडेंट रहना है, तो वो भी अब धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करने आने लगेंगी। वही सबकी बात की गई है। देखो, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स who had stayed away from the constituent assembly gradually joined it। प्रिंसली स्टेट्स ने धीरे धीरे असेंबली को ज्वाइन करना शुरू किया। अप्रैल 28, 1947 तक 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली में पार्टिसिपेट करने लगे थे। फिर आया जून 3, 1947 को माउंट बैटन प्लान, जिसे अपन पार्टीशन प्लान भी कहते हैं। और इस पार्टीशन प्लान के बाद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स took their seats in the assembly। फिर बाकी प्रिंसली स्टेट्स को भी समझ में आ गया कि अब इंडिया का हिस्सा बनना ही है तो असेंबली का पार्ट बनो, अपनी बात रखो उनके सामने जाके, तो वो लोग भी आने लगे। और दूसरा, मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन, मुस्लिम लीग के वो मेंबर्स जो कि इंडियन डोमिनियन में रहने वाले थे, वो भी असेंबली में अब आने लगे। अच्छा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के थ्रू 3 चेंजेस किए गए असेंबली की पोजीशन में। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, असेंबली वॉज मेड अ फुली सोवरेन बॉडी।
फुली सोवरेन, फुली इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई जिस पे कोई आउटसाइड कंट्रोल नहीं है, और इस असेंबली को पूरी पावर दे दी गई कि आप जैसा चाहो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो इंडिया के लिए। इनफैक्ट इस असेंबली को ये पावर भी दे दी गई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी रूल, कोई भी लॉ ये असेंबली ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, नलीफाई कर सकती है। इसके अलावा असेंबली को एक फंक्शन और दे दिया गया कि अब इसको लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह से भी काम करना है। मतलब एक काम असेंबली का है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और दूसरा काम इसको दे दिया गया ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करना। तो जब जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के पर्पस के लिए मिलेगी तब तब इसको चेयर करेंगे, इसके प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह से मिलेगी, ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करने के पर्पस से मिलेगी, तब इसको चेयर करेंगे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। देखो लैंग्वेज, इन अदर वर्ड्स टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू द असेंबली, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और दूसरा इनेक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। अच्छा, These two tasks were to be performed on separate days, अलग अलग दिन पे ये दोनों काम करने थे। Thus, the assembly became the first parliament of the free India। तो एक तरीके से असेंबली जो है वो फ्री इंडिया का पहला पार्लियामेंट भी बनी। और जब जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह से मिल रही थी तब तब इसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह से मिल रही थी तब तब इसको चेयर कर रहे थे जीवी मावलंकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यू रहते हैं टिल नवंबर 26, 1949। नवंबर 26, 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला वो खत्म हो गया। और तीसरी चीज, मुस्लिम लीग के वो मेंबर्स जो कि अब पाकिस्तान डोमिनियन का हिस्सा थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का पार्ट हो ही नहीं सकते, क्यों आएंगे उधर। तो पहले जो सीट्स अलोकेट की गई थी वो की गई थी यूनाइटेड इंडिया के लिए। अब हमारा पार्टीशन हो गया है तो सीट्स भी घटेंगी। तो वो देखो वो क्या हुआ, पार्टीशन की वजह से द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली केम डाउन टू 299। पहले जो एक्चुअली सीट्स अलोकेट की गई थी 389, अब वो सिर्फ कितनी रह गई 299। इंडियन प्रोविंसेस जो पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करती थी, जिनको सीट्स अलोकेट की गई थी 296, अब कुछ पाकिस्तान में चला गया एरिया, तो इंडियन प्रोविंसेस के लिए अब जो सीट्स का नंबर है वो रह गया 229। और प्रिंसली स्टेट्स के लिए जो नंबर था पहले 93, अब रह गया कितना, सिर्फ 70। इसके बाद देखो अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक तो मई 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया की मेंबरशिप रेटिफाई की ऑफ द कॉमनवेल्थ। इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। उसके अलावा जुलाई 22, 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को 2-3 काम किए। क्या किए, एक तो नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, दूसरा नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया, और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया। इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हुए टोटल 11 सेशंस, और ये 11 सेशंस कितने टाइम में हुए, 2 years 11 months and 18 days, 2 साल 11 महीने और 18 दिन के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 11 सेशंस किए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े, और फिर जो अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उसको लगभग 114 डेज तक कंसिडर किया, उस पर विचार किया।
और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है टोटल, वो था 64 लाख। उस जमाने में 64 लाख है। और फाइनली 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन किया। लेकिन 24 जनवरी 1950 को अपना फाइनल सेशन करने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अबॉलिश नहीं होगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह से ऑपरेट करती रहेगी। कब तक? तब तक जब तक कि नया पार्लियामेंट नहीं बन जाएगा। और नया पार्लियामेंट कब बनेगा? जब इलेक्शंस हो जाएंगे 1950, 52, 1951, 52 में, उसके बाद। तो तब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह से ऑपरेट करती रही। इसके बाद आती हैं कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम करने के लिए, डिफरेंट काम करने के लिए। इसमें 8 मेजर कमेटीज थी और बाकी बहुत सारी माइनर कमेटीज थी। फटाफट से देखते हैं कमेटीज के नाम और उनके चेयरमैन्स। यूनियन पावर्स कमेटी, चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। और 6th नंबर पे देखो स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, इसके भी चेयरमैन कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, चेयरमैन है सरदार पटेल। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन है डॉक्टर BR अंबेडकर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी, चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक कमेटी और रह गई, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके चेयरमैन कौन है? सरदार पटेल। और इस कमेटी के अंदर कई सारी सब कमेटीज थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, चेयरमैन थे JB कृपलानी। माइनॉरिटीज सब कमेटी, चेयरमैन थे SC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज की सब कमेटी, चेयरमैन थे गोपीनाथ। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन आसाम सब कमेटी, चेयरमैन थे AB ठक्कर। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज सब कमेटी, इसके चेयरमैन का पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। और वैसे भी NWFP ये जो रीजन है, ये पाकिस्तान डोमिनियन का हिस्सा बन जाएगा पार्टीशन के बाद, तो ये एक सब कमेटी बनेगी ही नहीं। और फिर बहुत सारी माइनर कमेटीज़ हैं, फटाफट से नाम देख लेते हैं और चेयरमैन का नाम देख लेते हैं। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन। क्रेडेंशियल कमेटी, अलादी कृष्ण स्वामी। हाउस कमेटी, B पटाभी सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, डॉक्टर KM मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चेयरमैन है GV मावलंकर। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन है S वर्धाचारी, ये असेंबली के मेंबर नहीं है। S वर्धाचारी एक कमेटी के और चेयरमैन है। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप 13 नंबर, इसके भी चेयरमैन कौन है? S वर्धाचारी। अच्छा, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, B पटाभी सीतारमैया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन है नलिनी रंजन सरकार, ये भी असेंबली की मेंबर नहीं है। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, चेयरमैन SK धार, ये भी असेंबली के मेंबर नहीं है। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी कमेटी, उषानाथ सेन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ये अपन अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।